अस्माकं सर्वेषामपि पूज्याः प्रोफेसर के.पी. पांडे गुरवः अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। तान् अहं सविनयं स्वागतीकरोमि अस्यां कार्यशालायां। मैं हम सबके पूज्य गुरुजी प्रोफेसर के.पी. पांडे सर का इस कार्यशाला में आज अपने विश्वविद्यालय के पक्ष से, अपने केंद्र के पक्ष से और अपनी केंद्र की अध्यक्षा और इस कार्यशाला की संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से गुरुजी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। गुरुजी के संदर्भ में जितना बोला जाए उतना कम है। जैसे सूर्य के समक्ष दीपक को दिखाना हो उस तरह है। हम उनके ज्ञान की तरफ साक्षात चलें, तदर्थ मैं अपने पूज्य प्रोफेसर के.पी. पांडे गुरुजी से सविनय निवेदन करूंगा इस अवसर पर हमारे सभी प्रतिभागियों का और हमारा मार्गदर्शन कर हमें उद्बोधित कर अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुजी। मैं आपको रिसर्च डिजाइन्स के बारे में बताऊंगा। इसके पूर्व रिसर्च डिजाइन्स क्यों बनानी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने मन में संकल्प बनाया कि हमें शोध करना है, तो शोध के तहत आपको शोध के मुद्दे, प्रश्न या शोध की समस्या तय करनी पड़ती है। You have to decide as to what is the research question that I am attempting to answer. और जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो साथ ही आप परिकल्पना भी बनाते हैं। तो शोध के प्रश्न और शोध के प्रश्न के अनुरूप जो परिकल्पना बनाते हैं, उनके अनुरूप यह आवश्यक होता है कि हम डिजाइन तैयार करें कि यह शोध कैसे संपन्न होगा, यह शोध कैसे पूरा किया जाएगा। और आपको तभी शोध का उद्देश्य तय हो जाता है कि आपके शोध का पर्पस क्या है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च आपका डायमेंशन होगा। आप परिमाणात्मक, मात्रात्मक या गुणात्मक शोध की ओर बढ़ेंगे। ये शोध के प्रश्न पर निर्भर करता है, शोध की समस्या पर निर्भर करता है, शोध की परिकल्पना पर निर्भर करता है। और जैसे ही शोध की परिकल्पना तय होती है तो 5 बातों के बारे में आपको निर्णय लेना पड़ता है। पहला बिंदु जिस पर आपको निर्णय लेना आवश्यक होता है वह है इस परिकल्पना का हम परीक्षण कैसे करेंगे। What will be the method that I will put in place for testing this hypothesis, for answering this question? तो शोध की विधि आपको तय करनी होगी, पहली बात। और उस शोध की विधि के तय होने पर यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि इस शोध की विधि के मुताबिक हम किस तरह के साक्ष्य, किस तरह के एविडेंसेस, किस तरह के तथ्य, किस तरह के फैक्ट्स हम इकट्ठा करना चाहेंगे। तो टेक्निक्स और टूल्स भी आपको डिसाइड करने होंगे, मेथड्स, दूसरा टेक्निक्स और टूल्स भी डिसाइड करने होंगे। और जब आप मेथड्स, टेक्निक्स और टूल्स डिसाइड करेंगे तो आपको ये तय करना होगा कि ये साक्ष्य आएंगे कहां से, फ्रॉम वेयर विल दीज एविडेंसेस फ्लो। ये जो तथ्य, ये जो सूचनाएं, ये जो आंकड़े हम इकट्ठा करना चाहते हैं वो कहां से आएंगे, हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, और उस पॉपुलेशन से हम प्रतिदर्श किस तरह से चयनित करेंगे जो उस पॉपुलेशन का सही मायने में और पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये 3 बिंदु बहुत जरूरी हैं। और 3 बिंदु तय होते ही हमको यह तय करना होगा कि हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा,
किस तरह से हम डेटा, जो रिसर्च टूल हमने तय किया है और जहां से हमको एविडेंसेस आएंगे, सैंपलिंग जो तय किया है, तो उसमें डेटा किस माध्यम से आएंगे। Whether I will use some tests, I will use some questionnaire, I will use some observation, whether I will use some scales, they will provide us the facts about the variables that we are going to explore in terms of the hypothetical relationship that we have formulated for ourselves. तो बड़ा जरूरी होता है, चार बातें हो गई। मेथड आपको तय करना होगा, टेक्निक्स और टूल्स तय करने होंगे, और पॉपुलेशन और फ्रेम सुनिश्चित करना होगा, और उस पॉपुलेशन और उस प्रतिदर्श से जो प्रदत्त जो डेटा आप लेंगे वो किस रूप में लेंगे, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, किस तरह के डेटा आप निकालेंगे। और पांचवी बात जो बहुत ही जरूरी है वह है हम उस डेटा के एनालिसिस कैसे करें। तो ये पांच बातें जब हम तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, और शोध करने के पहले हम ये पांच बातें निर्धारित करते हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं, इन्हीं को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू योर रिसर्च, following which you are going to pursue your research, and in pursuing this research, the question that you are seeking or attempting to answer and the hypothesis that you have formulated for that question and the hypothesis that you are going to test out by collecting facts from appropriate samples, using appropriate sampling techniques. You have to draw a sample, a representative sample, जिसमें कम से कम त्रुटियां होंगी, पॉपुलेशन को सही प्रतिनिधित्व न देने में, सही प्रतिनिधित्व देना होगा, और हमको फैक्ट्स तक पहुंचना है। फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए हमको टेक्निक्स और टूल्स यूज करने पड़ेंगे, और हम ये सारा काम हमारे मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च के तहत होगा। Whether you are using descriptive survey method, or you are using ex post facto method, or you are using experimental method, or you are using historical method, or you are using philosophical method, तो मेथड जैसे ही तय होगा आपके टूल्स टेक्निक्स तय हो जाएंगे, प्रोसीजर तय हो जाएगा, और आप पॉपुलेशन कहाँ से ये डेटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स इकट्ठा करेगी ये तय हो जाएगा। ये सारी बातें जो आप पूर्व निर्धारित रूप में आप एक खाका के रूप में बना लेते हैं शोध को करने के लिए, इसी को रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। और ये ध्यान रखिए कि मेथड पर रिसर्च डिजाइन का प्रिसिशन, प्रिसाइज होना, एक्यूरेट होना मेथोडोलॉजी पर भी निर्भर करता है, और उस मेथोडोलॉजी के तहत हम किस तरह के टूल यूज कर रहे हैं। तो टूल्स भी यह हमको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वेदर आई एम यूजिंग रिलायबल वैलिड टूल्स टू गेट एट फैक्ट्स। तो ये पांच बातें जरूरी हैं जो रिसर्च, तो आपको मैंने बताया रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड्स यू विद ए फ्रेमवर्क। तो पहली बात जो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि रिसर्च डिजाइन बेसिकली इज ए फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स chosen by you as a researcher। आपने जो फ्रेमवर्क, परिप्रेक्ष्य बना लिया है रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स का, जिसके आलोक में आप शोध परस्यू करने जा रहे हैं, तो ये डिजाइन, दिस डिजाइन परमिट्स यू टू honing कहते हैं, honing in our research methods that are suitable for the subject matter, and they set up their studies up for success. At the beginning, therefore, of every meaningful research, a researcher chooses a framework of methods and techniques to be used and applied in research process. Research शोध की प्रक्रिया में क्या पद्धति होगी,
क्या प्रविधियां होंगी जिनके तहत हम फैक्ट्स तक पहुंचेंगे। शोध की प्रक्रिया में इनको पूर्व रूप में निर्धारित करना पड़ता है और इसी को हम शोध का अविकल्प कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। जिस अविकल्प के तहत हमारा पूरा शोध का कार्य संपन्न होता है, जैसे कोई भवन निर्माण के पहले आपको डिजाइन तय करना पड़ेगा। भवन निर्माण बिना डिजाइन के नहीं हो सकता है, और यदि बिना डिजाइन के आप कोई भवन बनाते हैं तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है और उस भवन को डिमोलिश भी किया जा सकता है। तो उसी तरह से कोई भी रिसर्च बिना रिसर्च डिजाइन के नहीं कर सकते आप, और वो डिजाइन कई बार अप्रूव करानी पड़ती है एक्सपर्ट से, टेक्निकली जो साउंड लोग हैं उनसे, कि यह रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट है या नहीं, इस रिसर्च मेथड को, इन रिसर्च टूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो रिसर्चर को रिसर्च डिजाइन अलाउज to decide on the research methodology that is suitable to the topic. Basically, ये बात आपको ध्यान में रखना है, and to properly set up your research. So, research design supports the specific type of research, whether it is experimental research, descriptive survey-based research, review-based research, case study-based research, correlational research, and so on. तो इस बात को आप मन में बिठाइए कि it is a conceptual framework of research under which the researcher attempts to answer his research question and test out the hypothesis that he has formulated for his research. अब आपको ध्यान में रखना होगा कि एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की क्या विशेषताएं होंगी। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन किसे कहा जाए? What are the characteristics which will go with a good research design? और आपको ध्यान रखा होगा, एनी टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज वैलिड ओनली इफ इट्स रिजल्ट्स आर रिलायबल। यदि रिसर्च डिजाइन से जो परिणाम मिलते हैं रिलायबल नहीं है, तो इसका मतलब रिसर्च डिजाइन आपकी ठीक नहीं है। तो पर सीधे हम परिणाम से जोड़ते हैं रिसर्च डिजाइन को। A lot of companies nowadays in business sector, they are making very important vital decisions based on unreliable research, और हम उनको pseudo research कर सकते हैं। In many cases, this is because they fail to account for the various types of bias in research. एजुकेशन में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, नेचुरल साइंस में जो हम शोध करते हैं, तो एक अच्छा शोध अविकल्प पहले से ही हम इम्प्लाई करते हैं कि हमारा एक रिसर्च डिजाइन ये होगा, रिसर्च का ये अविकल्प होगा जिसके तहत हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और वह जो आंसर होगा वो डिपेंडेबल होगा। तो ध्यान आपका रहना चाहिए कि रिसर्च डिजाइन से आप एक्यूरेट डेटा निकालना है, एंड टू गेट एक्यूरेट डेटा फ्रॉम योर रिसर्च यू नीड टू डू एवरीथिंग इन योर पावर। आपकी शक्ति में जितनी आपके पास शक्ति है, क्षमता है, यू नीड टू डू एवरीथिंग इन योर पावर टू प्रोटेक्ट योर रिसर्च रिजल्ट्स अगेंस्ट बायस, पूर्वाग्रह, किसी तरह का पक्षपात रहित हो, एंड अचीव अटमोस्ट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है, तटस्थता। ऑल्सो द आउटकम ऑफ योर रिसर्च शुड बी एप्लीकेबल टू एन इंटायर पॉपुलेशन। ये मैंने आपको बताया कि जो भी परिणाम आए वो पूरे समग्र पर लागू हो, और पूरे समग्र पर लागू होने की एक
अतिशय संभावना अपने अंदर निहित रखता। The entire population, not just a limited sum. To ensure that is the case, make sure you get your sampling right and take into account the potential margin of error just to be on the safe side. Margin of error आपको एक संभव मार्जिन ऑफ एरर कितना परमिट करेंगे आप रिसर्च में, क्योंकि पूरा का पूरा रिसर्च 100% परफेक्ट होगा नहीं. So to be on the safe side, you have to decide, you have to predetermine the potential margin of error. तो आगे हम चलेंगे, आपको ये बताएंगे what are common research design types. पहला descriptive research designs. हम इसका नाम इस तरह से रखेंगे, जो वर्णनात्मक शोध हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस हैं, जिनमें हम प्रेजेंट कंडीशंस, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग इश्यूज का हम अध्ययन करना चाहते हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद विच आवर पीपल आर ग्रैपलिंग. कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, लोगों पर क्या मुसीबत आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है. तो वस्तु स्थिति का पता लगाना हो तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड यूज करते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन यूज किया जाएगा. यदि आपको यह पता लगाना हो कि शिक्षा नीति 2020 के तहत हम किस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्या परिस्थितियां हैं जिनमें हमको प्रोत्साहन देना है, आपको सर्वे करना होगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा. व्हाट आर द कंडीशंस प्रिवेलिंग एंड व्हिच रिक्वायर टू बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली. आपको एक थियरी डेवलप करनी होगी कि हम शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए जमीन तैयार करेंगे. उस जमीन तैयार करने में हम शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, महाविद्यालयों को, विद्यालयों को किस तरह से तैयार करेंगे, उनमें एक तत्परता का स्तर कैसे डेवलप करेंगे. तो आपको एक थियरी डेवलप करनी है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जितने होते हैं थियरी बेस्ड होते हैं. इट सपोर्ट्स थियरी बेस्ड रिसर्च डिजाइन, where the researcher is primarily interested in describing the topic that is the subject of the research and the hypothesis so formulated. It is applied in case studies, to case studies, व्यष्टि अध्ययन. आपने इकाई चुन ली, एक व्यक्ति या एक स्कूल या एक गांव या एक कोई समुदाय, और उन पर आप अध्ययन करें, केस स्टडी या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. जो नैसर्गिक परिस्थितियां हैं उनमें आप परीक्षण करना चाहते हैं, क्या कैसे लोगों की समस्याएं, किस रूप में लोग उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, सर्वे करना चाहते हैं. तो आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन करना. और रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में आपको पहले पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से सैंपल लेने की प्रक्रिया नियत करनी होगी, और उससे कैसे आप डेटा लेंगे यह तय करना होगा, कितनी मात्रा में डेटा लेंगे और उस डेटा के एनालिसिस कैसे करेंगे. जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे डेटा इकट्ठा किए हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना, सेंट्रल टेंडेंसी देखनी, उस डेटा में वेरिएबिलिटी देखनी, उस डेटा में ये देखना है कि लोगों की मनोस्थितियां क्या, मनोदशा क्या. तो आप देखेंगे रिसर्च डिजाइन, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होगा उसमें स्कोप होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस करने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का, और उनसे महत्वपूर्ण विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने का. तो एक डिजाइन आपको मिलता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जो डिस्क्रिप्टिव शोधों में
और इसके कई प्रकार हैं, केस स्टडी रिसर्च डिजाइन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिजाइन, सर्वे बेस्ड रिसर्च डिजाइन। दूसरा कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, आप दो चरों के बीच संबंध देखना चाहते हैं। जब आप एक चर के आधार पर व्याख्या विश्लेषण करना चाहते हैं तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाता है, और उसके लिए यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए जो डिजाइन होगी यूनिवेरिएट बेस्ड मेजरमेंट पर होगा, और दो पर होगा तो बाईवेरिएट होगा, दो से अधिक होगा तो मल्टीवेरिएट होगा। तो रिसर्च डिजाइन मल्टीवेरिएट रिसर्च डिजाइन हो सकती है, दो पर है तो बाईवेरिएट कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, कोरिलेशन, कोवेरिएशन, दो चरों में आप सहचरता देखना चाहते हैं, कोवेरिएशन। तो आप ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों चरों में किस तरह का संबंध है। ये संबंध पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, और यदि धनात्मक ऋणात्मक है तो इस संबंध की मात्रा कितनी। तो आप कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में आप देखते हैं कि दो चरों में आप किस तरह का संबंध पा रहे हैं, और उन संबंधों में संबंध की मात्रा कितनी, डिग्री कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कैसा। और इसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी कह सकते हैं। दो चरों के मध्य हम संबंध देखते हैं, तो जैसी परिस्थितियां उसमें हम देखना चाहते हैं कि क्या जो बच्चे हैं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं या हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं और विद्यालयों में आते हैं, तो उनका अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट में, उनके मोटिवेशन में कोई संबंध उन परिस्थितियों का, लो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, क्या बच्चों की मोटिवेशन या अचीवमेंट से कोई संबंध है, और संबंध है तो पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव। तो आप कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, खासतौर से जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, जिसमें पूर्व घटित रूप में जो परिदृश्य है उसका अध्ययन करना चाहते हैं हम कारक विश्लेषण के आधार पर। फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन परिस्थितियों को प्रभावित किए हैं, उनमें अंतर क्या है, और उनमें परस्पर चरों के मध्य संबंध की स्थिति क्या है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्राइटेरियन ग्रुप डिजाइन और कोरिलेशनल रिसर्च ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दो रिसर्च मेथड्स पर बेस्ड मैंने रिसर्च डिजाइन बताए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशनल। तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, हम आपको विस्तार से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आज और एक और लेक्चर में बताएंगे। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से ही हम नसीहत लेते हैं कि हम कितना अपने रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसको प्रिसाइज, एक्यूरेट, डिपेंडेबल, वैलिड बनाएं। क्योंकि आप असर्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि इस चर का प्रभाव इस चर पर इस रूप में पड़ रहा है, तो कम से कम दो चरों के मध्य हम संबंध निर्धारित करते हैं। एक चर जिसका हम प्रभाव देखते हैं और दूसरा चर जिस पर हम प्रभाव देखते हैं। तो जिस चर का हम प्रभाव देखते हैं उसमें हेर फेर लाते हैं, और ऐसे जो एक्सट्रेनियस कंडीशंस हैं जो इन संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं उन पर हम नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसे जो चर ऐसी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं उन चरों को हम नियंत्रण में रखते हैं, इनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहेंगे, और उनको अंडर कंट्रोल, वी विल प्लेस देम अंडर। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में चरों को नियंत्रित कर एक चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देते हैं। तो हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है या एक्सपेरिमेंट सदृश हो सकता है, क्वासी एक्सपेरिमेंट। पूरा हमारी परिस्थितियों में एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जैसे लैब में आप चीजों में हेर फेर लाते हैं वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासेस हैं, ह्यूमन सिचुएशंस हैं, उनमें आप क्लासेस में
रैंडम सैंपल बनाते हैं तो एक क्लास को दूसरे क्लास में या एक ही क्लास में ग्रुपिंग, आप इस तरह से कोई आपको इजाजत नहीं देगा एक्सपेरिमेंट करने, तो क्वाजी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वेदर इट इज ए फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसे फील्ड में हम करते हैं, स्कूलों में कर रहे हैं, और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और ए क्वाजी एक्सपेरिमेंट, experimental research design is one of the research design types that establishes a relation between the cause and effect of a particular happening. क्या वजह है कि बच्चों की उपलब्धि घट रही है या उपलब्धि बढ़ रही है, और आप उन फैक्टर्स पर, यदि आप उन फैक्टर्स में हेर फेर ला सकते हैं, उन फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और फिर प्रभाव देखते हैं कि कितना उस पर पॉजिटिव और कितना निगेटिव असर पड़ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के दायरे में आएगा। Here, the researcher observes the influence of an independent variable on the dependent variable. For instance, जैसा मैंने आपको अभी बताया, you can observe the impact of the price on consumer satisfaction, or the impact of discussion method on students' critical thinking, development of critical thinking power. तो आप देखें, you can observe the impact of price on consumer satisfaction. Impact of price is an independent variable, और consumer satisfaction is dependent variable. आप देखना चाहते हैं कि यदि क्लासेस में डिस्कशन मेथड से पढ़ाया जाए तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, तो डिस्कशन मेथड विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्रिटिकल थिंकिंग विल बी डिपेंडेंट। Usually this type of research design contributes to solving a particular problem by manipulating the independent variables. आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल किन इंडिपेंडेंट, आपके प्रयोग में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फिर देखेंगे टू ऑब्जर्व द चेंजेस दे हैव ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेंजिंग प्राइस का आप प्रभाव देख सकते हैं, तो चेंजिंग द प्राइस एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट इट हैज ऑन कंज्यूमर। नीति निर्माता इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रिसर्च डिजाइन है, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। Diagnostic research is one of the research design types that aims to examine the underlying causes of a certain situation or phenomenon. It can help you find out more about the factors that lead to specific issues or challenges being faced by the stakeholders. क्या challenges हैं जो stakeholders फेस कर रहे हैं, विद्यार्थी, गार्जियंस, अभिभावक फेस कर रहे हैं, तो आप उन फैक्टर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, इसका इस्तेमाल अब किया जाता है। बहुत सारे जो नीति निर्माण की पद्धतियां, उनमें डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल, जैसे नीति आयोग है, उसमें बहुत से रिसर्चेस किए जा रहे हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर इन चीजों को प्रभावित करें। तो इस रिसर्च डिजाइन की 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रॉब्लम इंसेप्शन, प्रॉब्लम डायग्नोसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण क्या हैं और उनका प्रस्तावित हल क्या है, डायग्नोस करते हैं। और फिर हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अगेन द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब एक व्याख्या करना। इट इज यूज्ड टू फर्दर एक्सपेंड, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन
the researcher's ideas and theories. This type of research design is used to elaborate on the unexplored aspects of a particular topic and try to explain the missing pieces. जो ऐसे चीजें जो हम मिस कर चुके हैं उनको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन में के तहत लाकर उसकी परिधि में लाकर हम समस्याओं का हल प्रस्तावित करते हैं। अब आपको मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव और क्वालिटी, आप दो तरह के रिसर्च पैराडाइम्स है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स, क्वालिटेटिव। तो दो तरह के रिसर्च डिजाइंस प्रचलन में हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस। क्वांटिटेटिव रिसर्च aims to give answers to questions like who, what, when, where and how many. आप देखना चाहते हैं how many students are going to benefit by the new curriculum, by the use of new methodology, and when they will be benefited, and what will be the actual amount of, and who will benefit and who will not benefit. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट दे यूज close-ended questions, the results of quantitative surveys can easily be transformed into numbers, statistical graphs and charts. This is why the business research में businesses often use quantitative surveys to learn about their consumers and drive their decisions using the data obtained. या हम साइकोलॉजी में, एजुकेशन में हम बहुत सारे जो डेटा निकालते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, what is the actual trend of the relationship, or what is the actual trend of a particular problem that we are trying to diagnose. Or qualitative research, on the other hand, it aims to give answers to why and how something is happening. क्यों हो रहा है? जैसे हम ये देखना चाहें कि विद्यार्थियों की मनोदशा क्या है, अध्यापकों की मनोदशा क्या है, इस शिक्षा नीति के लागू करने के दरमियान हम शिक्षकों की मानसिकता के बारे में, उनकी मनोदशा के बारे में क्या कर सकते हैं? तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से नहीं पता चलेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। And qualitative research most commonly revolves around open-ended survey questions and highly descriptive answers that are hard to quantify and express through numbers. It is a great way to collect more complex information and explore people's thoughts and behavior. Participants' perspective से हम प्रॉब्लम्स को देखकर और प्रॉब्लम्स के बारे में हम अपनी समझ को बढ़ाते हैं, परिस्थितियों को हम बेहतर तरीके से हल करने का, समाधान करने का, उन परिस्थितियों का समाधान निकालने का रास्ता निकालते हैं। तो कई बार दिस रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू फाइंड आइडियाज, फॉर्मुलेट प्रेडिक्शंस एंड एक्सप्लेन द नंबर्स। नेक्स्ट, fixed versus flexible research designs. Another distinction that can be made between fixed and between fixed and flexible research designs. Often these two designs types they coincide with quantitative fixed designs and qualitative flexible. जैसे action research है, action research में you have flexible research design. Case studies हैं, case study में flexible research design. Participant observation है, flexible. Experiments में fixed research design. Experiments, ex post facto research fixed. So you have fixed versus flexible research designs. With fixed research designs, the design of the research is predetermined and known even before you start collecting data. While in flexible design, जैसे आप action research कर रहे हैं, तो केस स्टडी कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इन सच डिजाइंस, these such designs allow for more freedom when collecting data. You don't have
You don't offer predetermined answer options. You ask from the participants. उनसे पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है, आपकी क्या स्थिति है. So the respondents have to type in their own answers. और एक रिसर्च डिजाइन टाइप्स बाय ग्रुपिंग हम करते हैं. Another classification of research design types can be made based on the way participants are grouped. In most cases, grouping depends on the research hypothesis and the way participants are being sampled. For example, in a typical study based on experimental research design, there is usually at least one experimental and one control group. एक experimental group होगा जिसमें हम independent variable को लागू करते हैं, और दूसरा control group होगा जिसमें हम independent variable को नहीं लागू करते. Same in medical studies, for example, let us say one group could be receiving treatment while the other would be given no treatment. आप देखते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा. After the experiment, you can judge what was the effect of the independent variable. So, based on participant grouping, you can distinguish among 4 types of research design. These are cohort research design, cross-sectional study, longitudinal studies, and cross-sequential study design. Cohort study design, एक कोहर्ट कहता है एक ग्रुप को. जैसे आपने देखा कि दर्जा 1 में जो बच्चे दाखिला लिए उनमें से कितनों ने दर्जा 5 तक पूरा किया एजुकेशन, तो उस कोहर्ट को आप ले लेते हैं 50-60 बच्चों को. एक विद्यालय से 50-60 बच्चे, दूसरे से 50, और इस तरह से उस कोहर्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने रहे, फिर नेक्स्ट ईयर कितने रहे. पूरा कोहर्ट स्टडी. It is a type of longitudinal research that samples a cohort. Cohort means a group of people with a shared characteristic while doing a cross-section at specific intervals. It is a type of panel study. एक तरह का panel study है where the individuals in the panel share some common characteristics. जैसे दर्जा 1 के बच्चे, या आप देखें बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं कितने सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, या आप देखते हैं बीए 1 में जो बच्चे दाखिला लिए कितने बीए 2 में जाते हैं, बीए 3 में जाते हैं, लाइक दैट. और यू हैव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज is a common in social science, medical research, and biology. This type of research design analyzes data either from a population or from a representative sample at a specified point in time. एक खास समय पर हम ये टारगेट पॉपुलेशन है उससे हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन ले लेते हैं और उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन से हम सैंपल निकाल लेते हैं और उस सैंपल को स्टडी. देन यू हैव लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी. ये तो एक लंबे अरसे तक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इज ए रिसर्च डिजाइन that involves the repeated observations of the same variables over short or long periods of time. It is often a type of observation study. जैसे पियाजे ने किया, बहुत सारे डेवलपमेंटल जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउ ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज, हाउ ही स्टार्ट फीलिंग रिएक्शंस एंड इमोशंस, इमोशनल सेटअप. तो पियाजे ने बहुत काम किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर. तो ये सभी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, उस रिसर्च में उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज को देखने का मुद्दा बनाया था. इट इज ऑफन ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ऑल्दो दे कैन आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स. एंड देन क्रॉस सीक्वेंशियल स्टडी. क्रॉस सेक्शन, आपने पूरे पॉपुलेशन से क्रॉस सैंपल लिया और उस सैंपल से आपने क्रॉस सेक्शन ली. अब आपको मैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में विस्तार से समझाऊंगा. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपने समझ लिया तो और शोधों में भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो बारीकियां हैं,
और उसकी जो एक शोध में प्रवृत्ति और प्रकृति बन जाती है, उन प्रकृतिगत चीजों को आप अपने अन्य शोधों में भी, चाहे वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो, चाहे फिलोसॉफिकल रिसर्च हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, उनमें भी आप लागू कर सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? Experimental design is the blueprint of procedures that enables the researcher, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको अपनी परिकल्पना का परीक्षण करना है, तो एक ब्लूप्रिंट प्रोसीजर्स का कि किन प्रक्रियागत चरणों में आप परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे और उनसे आप कैसे परिणाम निकालेंगे, निराश्रित और आश्रित चर के बाद इस संबंधों को देखते हुए कैसे परिणाम निकालेंगे, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में देता है। और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को मैं 12 तरह के रिसर्च डिजाइन्स के बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा। इसके एक क्लासिफिकेशन में दे रहा हूँ, 4 भागों में बांटे। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हेल्प द बिगिनर इन रिसर्च। पहला प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, दूसरा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और तीसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और चौथा जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ कोरिलेशनल स्टडी एंड क्राइटेरियन। इन डिजाइन्स के बारे में आपने थोड़ी इंसाइट डेवलप कर ली तो आपको शोधों में बहुत ही ऐसे मुद्दे आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी समस्याएं आएंगी जहां आप उलझ सकते हैं। उन उलझन भरी परिस्थितियों से आप बचने का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, हम मान लीजिए प्रयोग करना चाहते हैं, पूरा हम नियंत्रण नहीं कर सकते परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां हैं उनमें हमने एक कक्षा ले ली और उस कक्षा में एक कक्षा को हमने लेकर उस कक्षा से ऐसे बच्चे जो समय से नहीं आते हैं और कक्षागत परिस्थितियों में अपेक्षित रूप से प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो उसमें हम केस स्टडी डिजाइन, वन शॉट केस स्टडी, हम उनका केस स्टडी बेस्ट अध्ययन करेंगे और इस वन शॉट केस स्टडी डिजाइन को हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नॉन डिजाइन नाम दे सकते हैं। दूसरा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। दूसरा, मान लीजिए आप अपने शास्त्री या आचार्य की क्लास में आप बच्चों के संस्कृत के उच्चारण को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उच्चारण की कुछ विधियों को प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो एक ग्रुप लिया और उनका प्री टेस्ट किया, देखा कि वो उनका संस्कृत में उच्चारण क्या है। आचार्य के लिए या शास्त्री के लिए प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन उनका उच्चारण ठीक नहीं है, शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं, वाक्यों को बोलने में खास गति, आरोह अवरोह नहीं है, ये सब है। तो आप पहले प्री टेस्ट लेंगे और फिर एक मान लीजिए 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का प्रोग्राम चलाते हैं। उनको छोटे छोटे चरणों में उनको उच्चारण का अभ्यास कराते हैं और उच्चारण की समस्याओं के बारे में उनको आगाह करते हैं और उनको समझकर, उन समस्याओं को समझकर बोलने का अभ्यास कराते हैं, एक खास रीति से अभ्यास कराते हैं। तो 1 महीने बाद या 15-20 दिन, जितने दिन का आपने प्रयोग किया है, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि उनके उच्चारण में पहले जो हमने परीक्षा लिया उसमें उच्चारण की स्थिति की कितने % बच्चे थे जो उच्चारण में गलतियां करते थे और अब कितने बच्चे हैं जो उच्चारण में गलतियां, उच्चारण कितने बच्चों का सुधरा और किस रूप में सुधरा, ये टेस्ट डिजाइन। तो ये सिंपल वन ग्रुप, एक ग्रुप ले लिया आपने आचार्य के बच्चों को, शास्त्री के बच्चों, और उनको आपने एक खास विश्लेषण के आधार पर, मान लीजिए साहित्य पढ़ा रहे हैं या आप मान लीजिए स्पेलिंग इंप्रूव करवा रहे हैं, तो स्पेलिंग में बहुत से लोग वर्तनी में गलतियां करते हैं,
तो आप स्पेलिंग के कुछ मेथड्स हैं, आपने अपने पैकेज में रखा कि हम इन मेथड्स को यूज करेंगे जिससे वो वर्तनी संबंधी त्रुटियां न करें। तो प्री टेस्ट में हम देखेंगे कि इस समय क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, कितने बच्चे गलतियां कर रहे हैं, 60%, 70%, 80%। और फिर हम उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, और फिर देखेंगे पोस्ट टेस्ट के उनकी गलतियों में कितना सुधार। तो 1 शॉर्ट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, और तीसरा इंटैक्ट ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। अब प्री टेस्ट पोस्ट में टेस्ट में प्रॉब्लम आती है कि आप एक ही ग्रुप को 2 बार देख रहे हैं, एक ही ग्रुप को शुरू में देख रहे हैं प्रारंभिक दौर में और फिर दूसरे दौर में देख। तो जो प्री टेस्ट लेते हैं उसका पोस्ट टेस्ट लेते समय जो प्री टेस्ट का एक्सपीरियंस है वो पोस्ट टेस्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, और जो प्रभाव है वो एक तरीके से जो जिस चर का, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप प्रभाव देखना चाहते हैं वह पूरा प्रभाव कंफाउंड हो, स्पष्ट नहीं होता। और भी ऐसे चर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब आप 2 ग्रुप्स लेते हैं और 2 ग्रुप्स में, एक ग्रुप में हमने उच्चारण की खास विधि का प्रयोग किया, दूसरे में हमने कोई खास विधि नहीं यूज की, तो उसको कंट्रोल ग्रुप रखा। तो हम दोनों ग्रुप्स का 1 महीने के बाद या 10 हफ्ते के बाद देखेंगे कि किस ग्रुप में सामान्य रूप से हम उच्चारण करते हैं ठीक, और किस में खास टेक्निक से ओरल ड्रिल के जरिए हम उच्चारण इंप्रूव करते हैं, तो क्या फर्क आता है। तो हम इंटैक्ट ग्रुप्स 2 क्लासेस ले लिए, शास्त्री के, आचार्य के, या बीए के, या हाई स्कूल के बच्चों के 2 सेक्शन से उनको ले लिए इंटैक्ट, बिना उनको उनमें कोई चेंज लाए, जैसा ग्रुप है वैसा ही ले लेते हैं। और फिर हम उनको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इंटैक्ट ग्रुप कंपैरिजन, इंटैक्ट माने बिना सेक्शन को, कोई सेक्शन में हम हेर फेर, आप फिर उस ग्रुप में आप इंटैक्ट ग्रुप कंपैरिजन्स करते हैं जिनको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लागू किया और जिन पर हमने नहीं लागू। तो ये तीनों तरह की डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाते हैं। देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, ये ध्यान रखिए कि हमको पोस्ट टेस्ट लेते समय कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जरूरी होगा, और जो जिस ग्रुप पर प्रयोग करेंगे उन ग्रुप्स का इक्विवेलेंस देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स बराबर हैं, समतुल्य हैं या नहीं, उनकी समतुल्यता निश्चित करें। और चाहे हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन करें या फैक्टोरियल डिजाइन। तो इस तरह के ये 3 ट्रू एक्सपेरिमेंटल जिनके बारे में हम विस्तार से आपको अगले व्याख्यान में समझाएंगे। और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन, इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप्स, सेपरेट सैंपल्स, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एंड पैच्ड अप डिजाइन। तो इस तरह से आपको, और एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइंस में हम कोरिलेशनल स्टडी डिजाइन, क्राइटेरियन 2 ग्रुप्स लिए और देखा कि हम देख रहे हैं कि जो बच्चे आज एग्जामिनेशंस के समय, मान लीजिए हम देख रहे हैं उनका एंजाइटी लेवल, बच्चों का एंजाइटी लेवल देख रहे हैं, हाई एंजाइटी लेवल, लो एंजाइटी लेवल। तो जो बच्चे हाई एंजाइटी वाले हैं वो किस तरह के परिवार से आते हैं, और जो लो एंजाइटी लेवल वाले हैं वो किस तरह के परिवार से आते हैं। तो परिवार का प्रभाव हम देखना चाहते हैं, परिवार के माता पिता का, उनकी शिक्षा का प्रभाव हम देखना चाहते हैं बच्चों के एग्जामिनेशंस पर। तो इसमें क्राइटेरियन 2 ग्रुप्स ले लिए, एक जिसको कि हम कहेंगे जो बहुत ज्यादा एंजाइटी दिखाते हैं और ऐसे जो उनको कोई चिंता नहीं, तो हम उनके फिर पारिवारिक परिस्थिति का अध्ययन, पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में डेटा लेकर हम इन दोनों क्राइटेरियन ग्रुप्स का कंपैरिजन करके हम अपने जो रिलेशनशिप है बिटवीन फैमिली कंडीशंस ऑफ फैमिली सेटअप एंड एंजाइटी लेवल सेटअप, एंजाइटी लेवल और फैमिली सेटअप दोनों में संबंध देख सकते हैं। तो कोरिलेशन से भी कर सकते हैं, 2 चरों में एक साहचर्यात्मक संबंध देखकर।
ये खास तौर से एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन में आता है, जहां आप नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप एक्स वेरिएबल में हेर फेर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हैं। और आपको अब तय करना होगा, सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग: द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, द टाइप ऑफ वेरिएबल्स टू बी मैनिपुलेटेड and the conditions are limiting factors under which experiment is to be conducted. ज़्यादातर एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, बिहेवियरल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दायरा बहुत लिमिटेड होता है उन परिस्थितियों में हेर फेर लाना। जिन परिस्थितियों में आप किसी खास चर में हेर फेर लाते हैं, उन परिस्थितियों में आप हेर फेर लाने में जिन नेचुरलिस्टिक परिस्थितियां होती हैं उनको लिया जाता है। So the type of variables to be manipulated and the conditions are limiting factors under the experiment is to be conducted. और तीसरा, the design deals with such practical problems as how subjects are to be selected for the experiment, for the experimental and control groups, the way variables are to be manipulated, and the way extraneous variables are to be controlled, how observations are to be made, and the type of statistical analysis to be applied in interpreting variables. So I have given you the overview of research design, and now I'll discuss in detail the experimental research designs in the next period. अस्मिन् अवसरे भवद्भिः अस्माकं समेषामपि मार्गदर्शनं कृतं। बहुत बहुत गुरुजी को धन्यवाद। हम सभी हमारे प्रतिभागी और हम सब लोगों का इस कार्यशाला में गुरुजी ने बहुत ही दिव्य मार्गदर्शन किया। तदर्थ हम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष से और अपने शिक्षण अधिगम केंद्र के पक्ष से और अपने केंद्र की अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से सर का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी सर का मार्गदर्शन यथावत हम सबको बना रहे, ऐसी आकांक्षा और अपेक्षा करते हैं।